अंतरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, मालदा, पश्चिम बंगाल। वर्तमान समय। उम्र के 5वें दशक को पार कर रही विजेता दत्ता वार्ड का दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हुई और उस मरीज पर नजर डाली जो बिस्तर पर उकड़ू बैठा हुआ, घुटनों के बीच सिर छिपाया हुआ लंबी लंबी सांसें ले रहा था। ये क्या कर बैठे नरेंद्र? विजेता उसके पास पहुंची और हाथ में लिए हुए ट्रे को, जिसमें जख्मों की ड्रेसिंग के सामान थे, स्टूल पर रखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आगे बोली, खुद को चोट क्यों पहुंचाई तुमने? नरेंद्र नामक उस मरीज ने, जिसकी अवस्था 20 से 25 वर्ष के बीच थी, कंधा झटककर विजेता का हाथ हटा दिया। विजेता उसकी हरकत पर मुस्कुराई और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोली, किसी ने कुछ कहा क्या? नरेंद्र ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया और मानसिक असंतुलन के स्वाभाविक लक्षण प्रकट करते हुए चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। कुछ देर पहले हावी हुए उन्माद की बदौलत उसने खुद को चोट पहुंचाने की जो कोशिश की थी, उसका नतीजा ये निकला था कि उसने दीवार ने सिर टकराकर माथा घायल कर लिया था। उसी की ड्रेसिंग के लिए विजेता ने उस वार्ड में अपनी आमद दर्ज कराई थी। विजेता अस्पताल के सीनियर नर्सों में से एक थीं और वहां करीब 25 सालों से काबिज थीं। इस नाते वे रह रहकर घातक हो जाने वाले पागलों के साथ पेश आने का लंबा तर्जुबा रखती थीं। उनकी वाणी और व्यवहार में ऐसा तासीर था कि रोगी का उग्रतम उन्माद भी आश्चर्यजनक ढंग से मंद पड़ जाता था, लेकिन आज शायद उनका ये रिकॉर्ड टूटने वाला था क्योंकि नरेंद्र नामक उस रोगी पर उनकी पुचकार का कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि इसके विपरीत उसके हाँफने का स्वर गुर्राहट में तब्दील होने लगा था। गुस्सा हो। विजेता उसकी गुर्राहट के प्रति अधिक संजीदगी न दिखाते हुए कोई इंजेक्शन तैयार करने लगी, हालांकि उनकी निगाहें उस पर जरूर बनी रहीं। चलो, दवाई लगवा लो। विजेता ने सिरिंज से दवा की कुछ बूंदें छलकाते हुए नरेंद्र की बांह थामनी चाही, मगर वह उनसे दूर खिसक गया। उस पर अब थरथराहट भी तारी होने लगी थी, जो शायद विजेता के लिए अपेक्षातीत था क्योंकि उसकी थरथराहट देख उनके चेहरे पर संदेह के बादल मंडराए थे। इंजेक्शन लगवाओ नरेंद्र, विजेता ने इस बार सख्त स्वर में कहा और मजबूती से नरेंद्र की बांह थाम ली, लेकिन इस बार वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। विजेता की हरकत नरेंद्र को इतनी नागवार गुजरी कि उस पर शनया शनया हावी हो रहा उन्माद सहसा उग्र हो उठा और उसने विजेता को इस तेजी के साथ धक्का दिया कि वह खुद को संभालने की कोशिशों के बावजूद फर्श से जा टकराई और सिरिंज उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। न केवल सिरिंज बल्कि विजेता के आवेग के प्रभाव में आया, वह स्टूल भी लुढ़क गया जिस पर थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्रे को टिकाया था। नतीजतन सारा सामना, जिसमें कैंची, बैंडेज, मलहम इत्यादि शुमार थे, फर्श पर फैल गए। मगर घटना बस इतने पर ही नहीं रुकने वाली थी। विजेता को इसका एहसास तब हुआ जब उन्होंने नरेंद्र को चेहरे पर जलजला लिए हुए बिस्तर से उतरते देखा। उसके बदन की थरथराहट झटकों का रूप ले चुकी थी, मानो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे हों। नरेंद्र इस वक्त जिस प्रभाव में था, वह पागलपन नहीं बल्कि कुछ और था। विजेता जब तक उक्त नतीजे पर पहुंची, तब तक देर हो चुकी थी। झटके खाते जिस्म के साथ नरेंद्र जब उन पर झपटा तो बचाव के तौर पर विजेता के पास बस यही रास्ता था कि वे अलार्म बजा दें। उन्होंने उक्त रास्ता अख्तियार करने की कोशिश भी की, मगर अलार्म तक पहुंच पाती उससे पहले नरेंद्र उन तक पहुंच गया। छोड़ो छोड़ो, विजेता छटपटाई, लेकिन नरेंद्र नहीं थमा और उनकी छाती पर सवार होकर अपने दोनों पंजों का दबाव उनकी गर्दन पर अनवरत बढ़ाने लगा। विजेता को सांसें थमने लगी, आंखें बाहर उबलने लगी और जिस्म के समूचे हिस्से का खून चेहरे पर सिमटने लगा। आंखों में भरते जा रहे पानी के कारण धुंधली हो रही दृष्टि से विजेता ने देखा कि नरेंद्र के चेहरे पर जो वहशत थी, वह उन्माद की परिणति नहीं थी। वह कुछ और ही था जो उस पागल पर हावी हुआ था। जल्द ही वह क्षण भी आ गया जब विजेता की जीभ बाहर लटकने लगी और गले से शब्द के बजाय गूं गूं की घुटी घुटी आवाज निकलने लगी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बाकियों की तरह उन्होंने भी ये कभी नहीं सोचा था कि उनके जीवन का अंत यूं अचानक हो जाएगा। यद्यपि विजेता अपनी मौत के प्रति आश्वस्त हो चुकी थी, लेकिन उनके जेहन ने जिजीविषा का दामन अब भी नहीं छोड़ा था। वो जेहन ही था
जो अब भी जिंदगी की बाहों में दोबारा लौटने के लिए मचल रहा था। विजेता तेजी से छटपटाते हुए अपने हाथ इस आस में जमीन पर मार रही थी कि आवाज सुनकर कोई वहां आ सकता है। विजेता की कोशिश का वह परिणाम तो नहीं निकला जो वे सोच रही थी, लेकिन इतना जरूर हुआ कि फर्श पर बिखरे फर्स्ट एड के सामानों में से कैंची उनके हाथ लग गई। कैंची हाथ लगते ही संज्ञा शून्य होते जा रहे उनके जेहन ने तत्काल ये निर्णय कर लिया कि कैंची का इस्तेमाल कैसे करना है। उन्होंने कैंची को मुट्ठी में भींचा और पूरी ताकत से ऊपर लाई। नरेंद्र उनकी छाती पर सवार था और इस क्षण कुछ ऐसे कोण पर उन पर झुका हुआ था कि विजेता का कैंची वाला हाथ जब अत्युच्च वेग से ऊपर आया तो कैंची की नोक नरेंद्र के कान के नीचे और जबड़े के ठीक ऊपर टकराई। कैंची का वेग अधिक था, इसलिए उसकी नोक को मांस की गहराई में उतरने में पल भर का भी समय नहीं लगा। नरेंद्र के गर्म खून से विजेता की मुट्ठी रम गई और उनकी गर्दन आजाद हो गई, जबकि खुद नरेंद्र ने भीषण पीड़ा से डकारते हुए अपनी गर्दन थाम ली। खून इस कदर बह रहा था जैसे किसी पाइप में छेद कर दिया गया हो। खुद को संयत करने की कोशिश में विजेता को ये देखने की फुर्सत नहीं थी कि उनके बार का क्या असर हुआ है, लेकिन जब फुर्सत मिली और उन्होंने नरेंद्र की ओर देखा तो उनकी आंखें दहशत और घबराहट से फैलती चली गईं। 5 दिन गुजर चुके थे, लेकिन रामजतन की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। न तो उसका बड़बड़ाना बंद हुआ था और न ही लिखने के नाकाबिल हो चुकी उसकी उंगलियां सामान्य हुई थीं। साकेत और डॉक्टर उसमें वो सभी परिवर्तन अपनी आंखों से देख रहे थे जो गांव में प्रचलित किस्सों के मुताबिक उस आदमी में आते थे, जो पूर्णिमा की रात डायन को काली विद्या जगाते हुए देख लेता था। सारांश ये कि रामजतन की दशा साकेत के साथ साथ मेडिकल साइंस के लिए भी एक पहेली बनती जा रही थी। जो उस पेशेंट उलझुल बड़बड़ा रहा है, इसका कारण जाहिर तौर पर सदमा ही है। रात जंगल में कोई अप्रत्याशित दृश्य देख लेने के कारण उसे लगा है। डॉक्टर ने रामजतन की हालिया ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहा, लेकिन जो बात परेशान कर रही है वो ये है कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल तेजी से डाउन होता जा रहा है। 5 दिन पहले जब आप उसे लेकर आए थे और हमने एहतियातन C0B0C0 कराई थी तो हीमोग्लोबिन लेवल आइडियल लेवल से ऊपर था, लेकिन अगले ही दिन वह लेवल इतनी तेजी से डाउन हुआ कि हमें कंडीशन को स्टेबल रखने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सहारा लेना पड़ा। फिलहाल ये उसके तीसरे C0B0C0 की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में HB लेवल फिर से 8 हो चुका है, यानी कि हमें दोबारा B0T0 की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जिस तेजी से उसमें खून की कमी हो रही है उस तेजी का मुकाबला अनीमिया की दवाएं नहीं कर सकती हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि डायन उसका खून आंखों के रास्ते सोख रही है। कहने के बाद साकेत ने डॉक्टर की प्रतिक्रिया जानने के लिए अर्थपूर्ण नेत्रों से उनकी ओर देखा, मगर डॉक्टर का चेहरा उतना ही भावहीन था जितने भावहीन स्वर में उसने उक्त तथ्य को उनके सामने रखा था। कोई और परिस्थिति होती तो डॉक्टर इस तथ्य का मजाक उड़ाते, मगर मौजूदा हालत में वे इस पर गंभीर नजर आ रहे थे। जब उन्होंने काफी देर तक कुछ नहीं कहा तो साकेत ने आगे कहा, आपका ऑब्जर्वेशन भी तो इसी ओर संकेत कर रहा है डॉक्टर। इसलिए तो मैं हैरान हूं कि खून आखिर जा कहाँ रहा है। पेशेंट हेल्दी है, कोई बीमारी भी नहीं है उसे, फिर ये सीवियर अनीमिया क्यों, वो भी महज कुछ दिनों के अंदर और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद भी। हो सकता है कि उसे कोई छुपी हुई गंभीर बीमारी हो, जैसे कि ल्यूकेमिया या फिर कुछ और, बस यही संभावना बची है। हालांकि ये संभावना भी यहाँ पर थोड़ी कमजोर है, क्योंकि महज 2 दिनों में ही पेशेंट के HB लेवल में जो रैपिड फॉल हुआ है वह कैंसर जैसी घातक बीमारियों में भी न के बराबर देखा गया है। हैरानी की एक बात यह भी है, डॉक्टर की सदमे के कारण उसकी उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं और उसका बड़बड़ाना भी अब तक थमा नहीं है। अगर इन सब की वजह वाकई सदमा है तो उस सदमे के कारण की भयावहता मुझे डरा रही है। क्या वाकई उस रात डायन को ही देखा था उसने? डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी भाव भंगिमाओं से लग रहा था कि वे डायन वाली थ्योरी से प्रभावित हैं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते आधिकारिक रूप से कुछ कहने से बच रहे हैं। रामजतन के सदमे को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर बाद साकेत ने पूछा। अभी तक तो कुछ खास नहीं, क्योंकि पहले दिन से ही हमारा फोकस पेशेंट को अनीमिया से बचाने पर है।
सदमे के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पर हम सेडेटिव ही चला रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर करना होगा क्योंकि इस केस को हैंडल करने के लिए यहाँ पर्याप्त फैसिलिटीज़ नहीं हैं। और ऐसा कब करने वाले हैं आप? आई थिंक 1-2 दिन और देख लेते हैं। कल मानसिक जागरूकता अभियान के तहत एक मेडिकल कैंप लगने वाला है जिसमें हाईली क्वालिफाइड न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट्स आ रहे हैं। मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि वे एक बार रामजतन के केस को एग्जामिन करें। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो हमें उसे रेफर करना ही होगा। साकेत खामोश हो गया। उसकी भाव भंगिमाएं यूं हो गई थी जैसे किसी मुद्दे पर गहन चिंतन कर रहा हो। आपके विचार यहाँ के ग्रामीण परिवेश और मान्यताओं से मेल नहीं खाते हैं, मेरे भी नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभी डायन को लेकर यहाँ के लोगों में जो डर और संजीदगी मैं महसूस करता हूँ, उसके आधार पर मुझे लगता है कि ये डायन वाकई कोई करामाती शय है। डॉक्टर थोड़ी देर रुके और फिर दबे स्वर में बोले, क्या आप डायन पर यकीन करते हैं? मैं सिर्फ सच पर यकीन करता हूँ। साकेत ने गहरी सांस लेकर कहा, और कभी कभी सच रहस्य के आवरण में कैद होता है। यहाँ पर भी शायद कुछ ऐसा ही है, वरना एक हटे कट्टे आदमी के शरीर से खून इस कदर कैसे सूखने लगता? यही सवाल मेरी हैरानी का भी सबब है। रामजतन में अब तक जो भी लक्षण नजर आए हैं वो सभी गांव वालों के दावों को ही सत्यापित करते दिखाई दे रहे हैं। बाय द वे, डॉक्टर ने कंधे ऊंचकाते हुए कहा, कल किसी न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट का भी ओपिनियन जान लेते हैं। फिर देखते हैं कि इस पेशेंट की किस्मत में क्या लिखा है। साकेत ने कोई भाव नहीं व्यक्त किया क्योंकि उसे इसका पूर्वाभास था कि न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट चाहे कितना भी क्वालिफाइड क्यों न हो, कुछ दिनों तक रामजतन को अपने स्तर से परखने के बाद अंत में वह भी हाथ खड़े कर देगा। एक स्वस्थ आदमी के शरीर से खून कहाँ गायब हो जा रहा है, इसका जवाब देना शायद अदीब से अदीब शख्सियत के लिए भी भारी होने वाला था। विजेता एक पुराने मकान के दरवाजे पर खड़ी थीं। दस्तक दिए हुए 5 मिनट गुजर चुके थे और अंदर से दरवाजा खुलने का आश्वासन भी आ चुका था, मगर दरवाजा खुला अभी तक न था। वो रह रहकर अपना निचला होंठ दांतों तले दबाते हुए इधर उधर देख रही थी, मानो कोई चोरी पकड़े जाने का भय हो। उनके चेहरे पर व्यग्रता और आंखों में एक अनजाना भय था। जब उन्होंने असहजता के साथ 5 मिनट और गुजार दिए तब जाकर दरवाजा खुला। बाहर आने वाला 45 की उम्र पार कर रहा छरहरे बदन वाला एक अधेड़ शख्सियत था, जिसके गोरे चेहरे पर चेचक के गहरे दाग थे और होठों पर प्राकृतिक लालिमा विराजमान थी। उसका पहनावा साधारण था और भंगिमाएं भावहीन थीं, जैसे जीवन के अंतिम सत्य से साक्षात्कार करने के बाद अब भावसागर से मुक्ति की राह देख रहा हो। विजेता उसके वैराग्य के सम्मुख यूं नतमस्तक हुई जैसे वह कोई सिद्ध पुरुष हो। सुनस्त्रा का समाचार लाई हो? उसने गंभीर स्वर में पूछा। नहीं, विजेता ने घुटे घुटे स्वर में कहा, आज तो मैं अपनी ही एक समस्या के साथ यहाँ आई हूँ दामोदर साहब। वो कोई समस्या नहीं है, आदमी ने इस कदर कहा जैसे वह विजेता की व्यथा से पूर्व में ही अवगत हो, और दरवाजे से हटते हुए कहा, अंदर आओ। विजेता अंदर दाखिल हुई। बैठक की दीवारों पर देवी काली की पेंटिंग्स के अतिरिक्त कुछ श्रीयंत्र की तस्वीरें लगी हुई थीं। बैठक मामूली ही था, लेकिन अस्तता व्यस्तता से बरी होने के कारण फिलहाल साफ सुथरा नजर आ रहा था। विजेता को सोफे पर बैठने का इशारा करके दामोदर एक दरवाजे का पर्दा हटाकर भीतर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर आया तो उसके हाथ में चाय का प्याला था। थमस में ये चाय शायद तुम्हारे लिए ही बच गई थी। दामोदर ने चाय का प्याला विजेता की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं थोड़ी देर पहले ही चाय से फारिग हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। औपचारिक हील हुज्जत का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए विजेता ने प्याला थाम लिया, जबकि वास्तविकता ये थी कि उनके मस्तिष्क में एक तूफान उठा हुआ था जो चाय पर उनका ध्यान टिकने नहीं दे रहा था। डर क्यों रही हो? दामोदर ने विजेता के चेहरे पर इस कदर नजरें गड़ाए हुए कहा, मानो विजेता के चेहरे पर उनके अंतर्मन की व्यथा इबारत की शक्ल में लिखी हो। कहा ना मैंने कि वह कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन दामोदर साहब, विजेता व्यग्र भाव से पहलू बदलते हुए बोली, जब से अपनी आंखों से नहीं देख लेती तब से कैसे निश्चिंत हो सकती हूँ? देख लोगी, यकीन करो, हॉस्पिटल पहुँचते ही देख लोगी।
दामोदर ने विशेष अंदाज में पलकें झपकाते हुए कहा। उसके लहजे में रहस्य का पुट था। विजेता को थोड़ी तसल्ली हुई और वह धीरे धीरे चाय चुसकने लगी। जब चाय खत्म हो गई तो उन्होंने प्याला सेंटर टेबल पर रखा और दामोदर से पुनः मुखातिब हुई। दामोदर इसी का इंतजार कर रहा था। यकीन नहीं होता कि साल भर हो गए और इस बीच उसने तुमसे भी मिलने की कोशिश नहीं की। विजेता की ओर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर दामोदर के चेहरे पर व्याप्त गंभीर भावों में चिंता भी समाहित हो गई। उस पर सुनस्त्रा का साया है। दामोदर ने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, ये ठीक नहीं हो रहा है। उसका न मिलना भयानक है। वो किस उद्देश्य से गई है और कहाँ गई है, इसका पता लगना बहुत जरूरी है। दामोदर थोड़ी देर तक विचारमग्न रहा, फिर विजेता से उन्मुख हुआ। प्रोफेसर साहब के यहाँ काम पर लगे मेरे आदमी ने भी कोई अच्छी खबर नहीं दी है। प्रोफेसर ने तुम्हें तो कुछ नहीं बताया है न? उसकी सवालिया निगाहें विजेता पर ठहर गईं। नहीं, सिवाय इसके कि उन्होंने भी अब सब कुछ नियति पर छोड़ दिया है। दामोदर ने कुछ नहीं कहा और दीर्घ निश्वास भरकर व्यग्रता से अपने होंठ चबाने लगा। जब कई क्षण गुजर गए तो विजेता ने पूछा, मैं जाऊं दामोदर साहब? ओह हाँ। दामोदर की तंद्रा भंग हुई। जाओ जाओ, तुम्हारा बिगड़ा काम बना दिया है मैंने। और फिर विजेता होठों पर कृतज्ञता भरी औपचारिक मुस्कान लिए हुए उठ खड़ी हुई।